बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मसला गंभीर सूरत हाल होती जा रही है। लड़ाई भी शदीद है अफ़गानिस्तान के अंदर और शबगान और कंदूज में तालिबान का कंट्रोल जो है और जेलों से कैदी भी रिहा हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन इस मसले के अंदर सलामती कौंसिल का इजलास भी होता है और उस इजलास में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से एक सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया गया है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं मदऊ किया गया इस तमाम सूरत हाल में, जबकि दुनिया मोतरफ है कि अफगानिस्तान अमल में पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल तारीफ है और पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में अपनी कई हज़ारों जानें दी हैं और हज़ारों जानों देने के बाद भी अगर इस तरह का रवैया और इस तरह का सिला दिया गया तो ये एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी और फिर पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन तमाम रवैयों के बावजूद अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है और पाकिस्तान जो है हमेशा अमन की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। और इस हवाले से मुनीर अकरम ने जो हमारे मंदूब हैं वहाँ पर उन्होंने भी ख़त लिखा है सलामती कौंसिल के अंदर और फिर उसके बाद जो दीगर ओहदेदार हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर रद्द अमल आया है और दफ्तर खारजा की तरफ से भी इसके ऊपर अमल आया है, रद्द अमल आया है। हफीज़ चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट पर। ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 का जो इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 19-20 के अंदर साल 19-20 के दौरान विफाकी इदारों महकमों वजारतों के अंदर 404 अरब और 62 करोड़ रुपए की जो है माली बेज़ाब्तियां हुई हैं, बल्कि इससे जायद माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली का नारा लगाने वालों के दौरे हुकूमत में इतनी ज़्यादा माली बेज़ाब्तियां हुई, इसका जवाब कौन देगा? और अभी तो सिर्फ ये इंकशाफ हुआ है, बहुत से इंकशाफ होना भी बाकी हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की है, कहीं और की नहीं है। 404 अरब और 62 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बहुत बड़ी रकम होती है। अवाम को तो इसका टीका लगा ही लगा, लेकिन किसी और के कान पर जूं तक नहीं देंगी और इसके जवाब देने के लिए भी पता नहीं कोई तैयार होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। 10 रुकनी टीम भेजी गई। हालांकि पाकिस्तान खेलों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा पूरी दुनिया में। अरशद नदीम जो हैं उन्होंने कल बहुत अच्छा खेल पेश किया और लेकिन हार कर भी उन्होंने दिल जीते। और इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी गए टोक्यो ओलंपिक्स में वो जहां जहां हारे वो उनके लिए यही है कि हमें तुमसे प्यार है और तुमने कोशिश की और कोशिश करते रहे। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पाकिस्तान जिसका नाम था खेलों में, जिसका नाम था हॉकी की दुनिया में, और हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान अव्वल नंबर पर आया करता था और दीगर जितने भी खेल हैं उनमें भी पाकिस्तान का शोहरा था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन का शिकार होते जा रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं? क्या फेवरेटिज्म है? क्या आपकी सिलेक्शन में कमी है? क्या तरबियत में कमी है? बहुत से सवालात यहां पर भी उठते हैं क्योंकि दिल तो खिलाड़ी हमेशा जीतते ही हैं और हम उनके साथ हैं, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी जिन बोर्ड्स ने उन्हें सेलेक्ट करके भेजा है उनके ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि बिलाखिर पाकिस्तान का एक नाम है और जीत पाकिस्तान की भी होनी चाहिए और हर जगह पर पाकिस्तान की जीत होती रही। लेकिन अब कुछ मसाइल के शिकार हैं तो इन मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। और सफाई निस्फ़ ईमान है जो कि हमारा एक मजहबी फरीजा है और एक मजहबी स्लोगन है, लेकिन हमें कहीं पर पाकिस्तान के अंदर सफाई नजर नहीं आती। अभी अगर देखा जाए तो K2 और ब्रॉड पीक के जो एरियाज हैं वहां पर सियाह गए, सियाहत जरूर करें, लेकिन जिस कदर वहां पर गंदगी फैलाई गई अभी भी वहां पर लोग जो हैं गंदगी उठा रहे हैं। और वसीम अकरम साहब की जो है एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और पहले भी उन्होंने एक कराची के सी व्यू पे वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि कराची वाले बहुत गंदे हैं, लेकिन अभी वो मुजफ्फराबाद गए, वहां पे वादी जो नीलम है उसके करीब उन्होंने गंदगी का ढेर देखा और फिर वहां पर उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि हम सारे के सारे गंदे ही हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इसका तो मैं खुद भी गवाह हूं कि अक्सर और बेशतर हम अपनी आम सड़कों पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई थूक रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालांकि वहां पर डस्टबिन भी रखे हुए होते हैं लेकिन किसी को गवारा नहीं। लेकिन खुदारा सफाई निस्फ़ ईमान है, यह हमारा मजहबी फरीजा भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सफाई करें का ख्याल रखें बहैसियत मुसलमान।
और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज। और जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो तसद्दुक़ साहब बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान के मसले पर हम काफ़ी अरसे से भी बात कर रहे हैं और मसला आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होता जा रहा है। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि हमारी 70 साल मतलब इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं सालों की, और 70,000 से ज़ायद की जानें हमने कुर्बान की हैं, 70,000 से ज़ायद, और उसका सिला हमें इस तरह मिल रहा है। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारत के हक में वोट दिया था, और आज शायद हमें वो अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि अपने जो फंडामेंटल आपके स्टांसेस होते हैं ना, उससे हटना कोई इतना बेहतर नहीं होता जी। तो अब एक वजह तो डेफिनेटली ये है कि इंडिया जो इस वक्त सलामती कौंसिल का की रहनुमाई कर रहा है जी, और दूसरी बात चेयर कर रहा है उसे, जी चेयर कर रहा है उसको। और दूसरी बात ये है कि इंडिया को पिछले दिनों जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें रशिया ने बाहर रखा था, तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल हैं इन हवालों से। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर जिसका काम ही क्रिटिकल और सिक्योरिटी के मामलात को डील करना है, उसमें इस वक्त दुनिया का सबसे जो हॉट इशू है वो अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का एक फंडामेंटल रोल है। दुनिया मानती है, अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सकता, अफगानिस्तान के मामलात को हैंडल नहीं कर सकता। तो उस सूरत हाल में सलामती कौंसिल के अंदर अब पाकिस्तान को इनवाइट ही ना करना, ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल सेटबैक है हमारे लिए, हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी, और इस हवाले से भी कि हमने जो डिसीजंस पास में लिए थे शायद वो इतने बेहतर नहीं थे इंडिया को सपोर्ट करने के हवाले से। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि नहीं, आप जैसे कि यहाँ पे तो हमने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, वैसे हम अपने तकरीर में और अपने बयानियों में ये कहते फिरते हैं कि हम इंडिया के साथ ना तजारत रखेंगे, हम इंडिया के साथ ना किसी किस्म का मामला रखेंगे, ना इंडिया के साथ हम किसी किस्म की बात करेंगे। अगर वो कश्मीर वाला जो मौक़िफ़ है और कश्मीर का जो उन्होंने स्टांस लिया आर्टिकल 370 और 35A वाला, उसको फिर वापस लें, तब तक हम आगे नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने उनको सपोर्ट भी किया, यहाँ पर हमने उन्हें वोट भी किया। ये कोई मिली जुली बात नहीं है कि हम कोई बात कुछ कर रहे हैं और अमल कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एहसन भाई, अगर हमारे जो स्टैंसेस थे ना, या हमारा जो मौक़िफ़ था वो मजबूत रहता और लोगों को पता होता कि जो कहते हैं वो करते भी हैं, तो शायद आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते हैं। हम छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर इंडिया ने ख़ास तौर पे जो ये इक़दाम किया था मर्जर का, उसके बाद से तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की सपोर्ट इंडिया को देनी ही नहीं चाहिए थी, या किसी किस्म का वोट, किसी भी किस्म का। इससे पहले हालांकि हालात इससे कम ख़राब थे, इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी इंडियन ये जो सलामती कौंसिल के हवाले से सीट का मामला था उस पर कभी भी पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा अपोज़ किया। लेकिन इस ख़ास इक़दाम के बाद दोबारा से पाकिस्तान ने जब अपने वोट को इंडिया के हक में डाला तो बड़ी हैरत का मकाम था। और मेरा ख्याल है जो हो चुका वो हो चुका। नहीं, सफारती सतह पे इस वोट को कैसा आप देख रहे हैं, कितना बड़ा सेटबैक है? बहुत बड़ा। मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान ने डट के इस मौक़िफ़ की मुखालफत की थी तब तक इंडिया सलामती कौंसिल में उसकी पोजीशन नहीं बन रही थी। तो अब ज़ाहिर है एक सिचुएशन है, और जो जिनमें हमारी गलतियाँ शायद या हमारी मुफाहमत शामिल है, और उसको हमें भुगतना पड़ेगा आगे भी जाके। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और मेरा ख्याल है कि हमें और भी तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी लॉबीज़ को किसी तरह से रीएक्टिवेट करें। कश्मीर के हवाले से चले, फिर भी इस्लामी कौंसिल में या अक़वाम मुत्तहिदा के सदर ने जो बयान दिया किसी हद तक हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर इन फ्रंट्स पे अपना नाम और अपने मौक़िफ़ की हमायत चाहते हैं तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, हम इन इदारों के पॉलिटिसाइज़ होने के ऊपर भी बात करेंगे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे पॉलिटिसाइज़ हो जाएँ तो फिर मुल्क के और दुनिया के अंदर जो है, मुल्कों के अंदर और दुनिया के अंदर अमन कौन लाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है और सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तान को मदऊ न करना बहुत बड़ा सवालिया निशान। और तसद्दुक़ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे और सलामती कौंसिल अगर पॉलिटिसाइज हो जाएं और यहाँ पर आप सियासी काम करना शुरू करें तो दुनिया का अमन तो फिर दाव पे लग ही गया। जी हाँ, अच्छा एहसन भाई, अगर हम ये समझते हैं कि ये इदारे पॉलिटिसाइज नहीं हैं तो फिर हमारी कम फहमी है। हाँ, नहीं, ये इदारे तो हैं, पॉलिटिसाइज हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो जाएं तो फिर दुनिया का अमन तो दाव पर है। उसमें बेसिकली इशू ये है कि जहाँ पे उनके पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट हैं वहाँ पे वो डेफिनेटली अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो पॉलिटिसाइज तो ये हैं। अब लेकिन बज़ाहिर दिखने में लगता नहीं कि ये पॉलिटिसाइज हैं। बज़ाहिर दिखने में ये है कि दुनिया का अमन कायम करने में इन इदारों का जितना बड़ा हाथ है, अगर ये ना होते तो फिर शायद दुनिया में क़यामत ही होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल क़यामत शायद होती उनके हवाले से। हाँ। जो इस वक्त चला रहे हैं। लेकिन एहसन भाई, दुनिया का कानून ये है और हमें इवन मज़हब भी ये सिखाता है कि कमज़ोरी कोई कमज़ोर आदमी अगर कहे जी मुझे इंसाफ दे दें तो वो कोई अक्लमंदी नहीं है। आप लोगों ने अपने आप को ताकतवर बनाना है, माशी लिहाज से भी, आप अस्करी लिहाज से भी, फिर जाके कोई आपकी बात सुनता है। तो अगर ये हम बैठे रहेंगे जी, हम मंगते भी रहें, हम कमज़ोर भी रहें, पॉलिटिकली हम हमारा कोई मुकाम भी ना हो, इकनॉमिकली हमारा बहुत बुरा हाल हो, लोगों से कर्जे लेके खा रहे हों और फिर दुनिया हमें इंसाफ मुहैया करे, तो ये तो मेरा ख्याल रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। तो ये नहीं होनी चाहिए। अभी भी अफगानिस्तान में आपकी ज़रूरत है तो आपको अहमियत मिल रही है। खुदा ना खास्ता कल उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, उठ के चले जाएंगे वो और आप भुगतते रहें, क्योंकि हमने आफ्टर इफेक्ट हमने पिछली दफ़ा भी भुगते हैं। खुदा ना खास्ता दोबारा आए तो फिर भी हमें भुगतने पड़ेंगे। हम तो बॉर्डर पे खड़े हैं। अभी अफगानिस्तान में जो इंटरनेशनल एक एक्सपेक्टेशन थी कि तालिबान के साथ एक मुज़ाकरात का ऐसा सिलसिला चलेगा जिसमें जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में मिल के एक हुकूमत कायम करेंगे। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यही बात हमने की थी कि अब तालिबान इस वक्त बहुत एग्रेसिवली और बड़े डिफरेंट अंदाज में अफगानिस्तान और एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर उनका कब्जा है, एक बहुत बड़े एरिया की उन्होंने अपने हिसार में लिया हुआ है। तो वो किस तरीके से आसानी के साथ वो आपको छोड़ सकते हैं और आपके साथ टेबल टॉक पे आपकी बातें मान सकते हैं, हालांकि वो अपनी बातें मनवाने की पोजीशन में। बिल्कुल, देखें, एक हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। जब आप बेहतर मकाम पे होते हैं ना, ताकत आपके पास होती है, फिर निगोशिएट करना बड़ा आसान हो जाता है। अभी जब निगोशिएशन चल रही है और तालिबान अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा इलाकों पे कब्जा कर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी जब इस पोजीशन में होंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से शराकतदारी करनी है कि नहीं करनी, के मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को भी बेहतर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हिफाजती वसाइल जो हैं वो बहुत अच्छे तौर पे मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में अगर अमेरिका भी तारीफ़ कर रहा है, दीगर दुनिया के ममालिक भी तारीफ़ कर रहे हैं और सलामती कौंसिल में इसी तरह का रवैया रखा गया, अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की एक बौछार रही, तो फिर ये पाकिस्तान को भी तो सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इनके साथ स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, पाकिस्तान को भी हमें तो मेरा ख्याल तालिबान से भी सीखना चाहिए कि उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो यही है कि हम अपना पावर शो करें और उसके बाद नेगोशिएट करें। हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें इंटरनली स्टेबलाइज होना, पॉलिटिकली स्टेबलाइज होना, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से अपनी बात नेगोशिएट करना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं, अदरवाइज़ कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो हमें हर सूरत में वैसे भी अपनी स्ट्रैटेजी पे नज़रसानी करनी चाहिए की और इसी हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें भी जो जदीद ज़रूरियात के तकाज़े हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इजलास भी हुआ है इस हवाले से। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखें अभी अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है और खुदा न खास्ता ये जो वेंचर्स चल रहे हैं उससे बढ़ेगी तो हमारे बॉर्डर्स काफ़ी इनसिक्योर होंगे। अभी देखें इक्का दुक्का वाक़यात होना भी शुरू हो गए। इवन बड़ा अहम वाक़या चाइना और पाकिस्तान के वो जो बस पे अटैक था उस हवाले से भी हुआ। तो हमें अब चैलेंजेस और बढ़ना शुरू होंगे। अमेरिका ने अगर इसको पॉजिटिव बयान दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड भी हमें हम मुतमईन होकर बैठ जाएं, हाथ छोड़ के बैठ जाएं। हमें इससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ भी है और बहुत गंभीर सूरत हाल है। इसके लिए, इससे लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार भी है वैसे। और अब ज़रा इंटरनली मामलात का जिक्र करते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से तो हमने डिबेट की, सलामती कौंसिल के हवाले से भी की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट और 2021 में इंकशाफ हो चला है कि जी 19 और 20 के दौरान विफाकी वजारतों, इदारों,
महकमों में 404 अरब और 62 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। ये बहुत बड़ी रकम है तसद्दुक़ साहब, और साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, मुल्क में जनाब पैसों की रेल पेल हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप किसी किस्म की, हालांकि देखा जाए तो ये भी करप्शन में आता है, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे जी? देखें, जो PTI ने जो इलेक्शन जिस स्लोगन पे जीता था वो करप्शन के अगेंस्ट था, और उसके बाद बड़ा यकीन दहानी खान साहब ने भी और उनके लोगों ने भी कराई थी कि ये जो लीकेज हो रही है डेली बेसिस पे पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, वो लीकेज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये एक पार्ट है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, कोई किसी की खुद की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि वजारत खजाना ने इसे मुस्तरद भी कर दिया, उन्होंने कहा इसमें बुनियाद बातें की गई हैं, लेकिन ये आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो हर इदारे का ऑडिट करे और उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं उसकी निशानदही करे। तो मेरा ख्याल है अगर ये रिपोर्ट गलत है और किसी ने कहा है ये गलत है, तो इसका मतलब उन्होंने ऑडिट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फराहम नहीं की, तो वो भी एक गलत चीज़ है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और उसमें भी आम महकमों में, जैसे आप इसकी डिटेल्स देखें तो आप समझते हैं कि आम महकमों भी इस कदर ज़्यादा लीकेज है, साइंस है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी है, और वजारत दाखिला है, और इस तरह की बहुत सी वजारतें हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि अवाम को इतना बड़ा टीका लग गया, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। ब्रेक पर जा रहे हैं। अवाम को टीके लगी जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना के टीके हों या चाहे वो इस तरह के माशी टीके हों, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। माली बेज़ाब्तियों के हवाले से बात हो रही है, करप्शन के हवाले से बात हो रही है, हालांकि कोई इसे करप्शन मानने को तैयार नहीं है। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 404 अरब 62 करोड़ की माली बेज़ाब्तियाँ, कोरोना के टीके लग रहे हैं, ये खुशाइंद है, लेकिन आवाम को जो ये माशी टीके लग रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल जी, हम यही बात कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने, PTI की गवर्नमेंट ने यह दावा किया था कि इस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ उनका रास्ता बंद किया जाएगा, और इसके बावजूद अगर इस तरह की रिपोर्ट आ रही है तो इसका मतलब किसी की नज़र नहीं है उस पर। अभी आपने जिक्र किया था बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का, जिसमें मुझे खैर बड़ी फिगर्स हैं 140 अरब और इस तरह, लेकिन एक मुझे हैरत हो रही थी वज़ारत तालीम का सुन के कि उनका जो फेडरल बजट था वो तकरीबन 9 अरब था, उसमें से 8 अरब 40 करोड़ की अगर बेज़ाब्तगी हो गई है तो बाकी क्या उसमें बचा है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही मकाम है फेडरल गवर्नमेंट के लिए सोचने का कि वो 9 अरब जो है अभी 9 अरब उन्होंने अभी रखा है इस साल, मतलब उससे पहले भी तकरीबन ऐसे ही होगा, क्योंकि जो सूबों को गया है तालीम का इख्तियार वो तो 18वीं तरमीम में गया है, सॉरी उसके बाद जो उससे पहले जो 2018 में तरमीम हुई थी उसके बाद से बजट्स कम हुए, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इतना प्लस माइनस इतना ही बजट होगा, और उसमें से इतनी बड़ी अगर बेज़ाब्तगी है तो वो फिर किस तरह से खर्च हुए, किस तरह से तालीम के ऊपर हमारे बुरे हालात हैं। जिम्मेदारी तो डेफिनेटली देखें, ये नहीं है कि आप मुझे मिनिस्टर बना दें और बाद में आप कहें जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सॉरी ये डायरेक्ट उन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, डायरेक्ट उनके अंडर जो सेक्रेटरीज हैं उनकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो उनको कम से कम आके कौम को ये बताना चाहिए कि ये क्यों ऐसा नहीं, ये नहीं कि आप कहें ये गलत है, सॉरी आप आएँ बताएं कि इसमें से क्या चीज़ गलत है, क्यों गलत है, कैसे असल फिगर्स के हैं, तो कौम को ये हकीकत बताएं। और इस तरह की अब ड्रामेबाजी के लिए इस मुल्क के पास कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे हालात किसी के पहले ही गुंजाइश नहीं है, हालात पहले ही ख़राब हैं, लेकिन वजारत ख़जाना कहती है कि जी ये तो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। मज़ीद इसके ऊपर भी तहकीक की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स की बात करेंगे जी। टोक्यो ओलंपिक्स जो है बड़ा छाया रहा, और पाकिस्तान की तरफ से तो 10 रुकनी टीम गई, और अरशद नदीम साहब ने जो कल बड़ा ही बेहतरीन किस्म का खेल पेश किया, लेकिन जीत नहीं सके। लेकिन फिर भी जितने भी हमारे खिलाड़ी गए, पाकिस्तानी उनके साथ हैं, और हमेशा से नारा रहा है कि तुम जीतो हारो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस हार जीत के पीछे जो जिम्मेदार हैं
उनकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि भेज तो दिया जाता है लेकिन ना उनकी तरबियत होती है, ना उनकी सही सिलेक्शन होती है, और ना ही किसी किस्म की उन्हें फंडिंग की जा रही होती है। तो फिर अगर देखा जाए तो दुनिया में फिर इसी तरह का मामला होगा, और फिर अगर वो हार भी जाएं तो हम यही कहेंगे। एहसन भाई, बहुत पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारा जो अरशद, जिन्होंने बहुत अच्छी जेवलिन थ्रो की, एशिया में रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था। एज एन इंडिविजुअल हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी ज़ाती कंट्रीब्यूशन हम सबको करते हैं। हमारी जो वेट लिफ्टिंग की 5th पोजीशन आ गई, हालांकि देखा गया तो उनकी तो किसी ने तरबियत ही नहीं की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लोग जो है ना, पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं की कारकर्दगी पे हम अक्सर मेडल्स लेके आते हैं। आप स्क्वाश की तारीख देख लें, जब तक जहांगीर खान, जहांशेर खान थे, हम मुसलसल जीतते रहे, और उसके बाद से कोई अच्छा खिलाड़ी हम प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने, दुनिया में नाम था, नंबर 1 टीम थी हमारी, और आप पता नहीं किधर पहुंची हुई है। नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियंस थे हम। उसके अलावा वेट लिफ्टिंग में हम मेडल लेके आते थे, बॉक्सिंग में हम मेडल लेके आते थे। हमारा एक बड़ा स्क्वाड जाया करता था ओलंपिक्स के अंदर, और उसमें हम बेशुमार मेडल जीत के आते थे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अब सोचें, नंबर 1 10 लोग गए, और 10 लोगों में भी 2 लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है खान साहब को कम से कम सोचनी चाहिए। स्पोर्ट्स के हवाले से आए हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन वजीर आजम हैं, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी वो रखते हैं, लेकिन स्पोर्ट के हालात जो हैं वो बड़े अबतर हैं। और देखा जाए तो अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, मैं तो रहा हूँ, जब पाकिस्तान में हम थे, खेलते रहे हम, हमारी जो एसोसिएशंस है ना वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं, और उनके अंदर करप्शन भी मौजूद है, उनके अंदर पॉलिटिकल कल्चर भी है, अकरबा परवरी भी है, और वो मेरिट वहाँ पे आपको नज़र नहीं आता आमतौर पे। उसी वजह से एक तो ये कि आप राइट सिलेक्शंस नहीं करते, उसके बाद जो सिलेक्शन हो जाती है उनको प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं करते, ट्रेन नहीं करते, उनको मेंटली स्ट्रांग नहीं करते, ताकि जाके वो बड़े मुकाबलों में एक अपनी कारकर्दगी स्ट्रांग माइंडसेट के साथ दिखा सकें। क्रिकेट के अलावा आपकी हर गेम का बुरा हाल हुआ है, तो ये किसने देखना है? हालांकि क्रिकेट में भी जो है ना बहुत ज़्यादा अकरबा परवरी हमें नज़र आती है, और उसके अंदर भी सिलेक्शन के और मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इनको हम सबको हमें दूर करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उभर कर सामने आए। इस हवाले से भी बात हो गई, और क्योंकि मेरे पास वक्त कम है तो सफाई के हवाले से भी बात करनी है कि K2 और ब्रॉड पीक के ऊपर जो गंदगी के मनाजर हमें देखने में आए, सियाह वहाँ जाते हैं, गंदगी शदीद फैला के आए, और अभी तक वहाँ पर सफाई हो रही है। वसीम अकरम साहब की वीडियो वायरल हो गई, पहले उनकी कराची के हवाले से हुई थी, अब उनकी मुजफ्फराबाद के हवाले से हुई। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कराची वालों को गंदा कहता था, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि हम सारे के सारे ही गंदे हैं। सफाई निस्फ ईमान है, नजर नहीं आता। देखें एहसन भाई, सफाई निस्फ ईमान को ज़रा गौर से देखें तो आपकी नमाजें, आपके सारे आमाल, आपके लोगों से ताल्लुकात, आपके रिस्क के मामलात, पूरा एक जितने आमाल हैं वो एक तरफ, उनका कंट्रीब्यूशन इस्लाम कहता है 50% है, बाकी 50% सफाई का कंट्रीब्यूशन है। और ये अगर चीज़ देखें तो आज हमारे जो बुरे हालात हैं उसमें हमारा मिजाज भी शामिल है। हम मिजाजन सफाई को पसंद नहीं करते। हम इवन हमारे रेस्टोरेंट्स जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देखें तो गंद मचा के हम उठते हैं। ऐसे हमारा मिजाज है, सही हमें अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा, और मिजाज को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। तो हमें सफाई का ही ख्याल रखना है ताकि हम तरक्की भी कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।